तो मोहम्मद शाह के टाइम में हम जो मेजर इंसिडेंट हुए थे कि हम मोहम्मद शाह को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तो हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टेन्योर कवर करते हैं ये 1790 to 48, और कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई जिसने जो इंडियन हिस्ट्री थी ना उसको कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया, ठीक है। तो जो पहला हमने जो समझा इंडिपेंडेंस ऑफ रीजनल पावर, या हम कह सकते हैं राइज ऑफ रीजनल पावर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया 1722 में जो अवध एक प्रोविंस हुआ करता था कभी किसी टाइम पे मुगल एम्पायर का, उसने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। 1724 में हैदराबाद इन द लीडरशिप ऑफ निजामुल मुल्क उसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और फाइनली 1740 में जो वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस था मुगल एम्पायर का बंगाल, उसने मुर्शिद कुली खां के लीडरशिप में खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। इसके साथ ही जो मेजर चंक हुआ जो डेथ ऑफ किंग मेकर, डेथ ऑफ किंग मेकर, मोहम्मद शाह ने क्या था फ्रस्ट्रेशन में आके सैयद बंधुओं को ही मरवा दिया कि वैसे भी पावर नहीं बची है, जो पावर बची है उसको तुम एंजॉय कर रहे हो, ये लो, ठीक है। इसके साथ कुछ और घटनाएं हुई, ठीक है, जिसने डिसाइड कर दिया कि कम से कम अब मुगल जो है ना वो बहुत ज्यादा दिन तक रूल करने वाले नहीं है इंडिया को, ठीक है। जिनमें सबसे मेन 70 से 37 में आता है। 1737 में क्या था कि मराठों ने इन्वेड कर दिया दिल्ली को, मराठों ने अटैक कर दिया दिल्ली पे। 1707 से पहले जिस दिल्ली की तरफ आंख उठाने की किसी की हिम्मत भी नहीं होती थी, उसकी कैपिटल में अटैक हो गया, और वो अटैक किसने किया? मराठों ने कर दिया। भयंकर लूट मार मचाई दिल्ली में, बहुत कुछ लूट के ले गए, मोहम्मद शाह से काफी कुछ इनाम वगैरह लेके गए थे वो लोग, ठीक है। तो 1737 का जो साल था ना मराठों का अटैक, ठीक है, इसने एक चीज तो बता दी कि भाई मराठा जो मुगल्स है ना वो पावरफुल नहीं है, आम जनता को बता दिया। जिस एक तरह से लिटरली हार थी मुगल्स की कि कोई आ रहा है आपकी कैपिटल को, मतलब एक जो आप क्लेम करते हो कि ये हमारा प्रोविंस है, जो साउथ में सदर्न प्रोविंस में आता था, ये महाराष्ट्र वगैरह मराठा जो थे महाराष्ट्र और गुजरात के रीजन में वो रूल करते थे। तो एक ऐसा एरिया जो आप क्लेम करते हो कि आपका पार्ट है, उस एरिया के लोग आते हैं, ना सिर्फ आते हैं आपकी कैपिटल सिटी में आते हैं, आपको इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं, आपको ह्यूमिलिएट करते हैं, सरेंडर कराते हैं, फिर आपसे पैसा भी बहुत सारा पैसा वसूल के ले जाते हैं, ठीक है। तो आम जनता तक मैसेज चला गया कि भाई मुगल अब बहुत ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं है, मतलब मुगल तो कम से कम इस देश का फ्यूचर नहीं है। सेकेंड जो थ्योरी थी उन्होंने कहा था कि नाउ मराठा इज द न्यू पावर। उन्होंने कहा कि कुछ लोग ये भी कहने लगे, जो मतलब इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने कहा कि अब तो लग रहा है कि मराठा है वही रूल करने वाले, मराठा आर न्यू मुगल्स, ठीक है। तो 1737 में ये एक मेजर चंक हुआ। उसके बाद 1737 के अगले ही साल 1738 में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, अटैक हुआ दिल्ली पे, किसका? नादिर शाह का, ठीक है। डेट याद रखनी है,
when नादिर शाह इन्वेडेड दिल्ली। तो आपका आंसर होगा 1738। कई एग्जाम में कई बार पूछा जा सका है। नादिर शाह ने इन्वेड किया दिल्ली को। अब क्या रीजन था? नादिर शाह जो था वो ईरान, जो अभी प्रेजेंट टाइम ईरान है ना, ईरान का रूलर था उस समय ईरान को ईरान नहीं कहते थे। उस समय ईरान का जो नाम था वो पर्सिया था। पर्सिया का रूलर था। ठीक है, बहुत ही बारबेरिक, मतलब एक ही काम, पैसे की कमी, अपने राज्य में पैसे की कमी है, जाओ लूट लाओ कहीं से। ठीक है, मेनली एक ही उद्देश्य होता था इनका, तो इनको कोई टेरिटरी नहीं कब्जानी रहती थी इंडिया में, मतलब इंडिया में या अरब में या फिर तुम्हारा मिडिल एशिया में, जहां भी अटैक करते थे कहीं टेरिटरी नहीं कब्जाते थे ये, मतलब वहां पे रुकते नहीं थे, वहां के राजा को हराते थे और ना कभी अब हमने तुम्हें हरा दिया है, अब लाओ पैसे दो, वरना तो हम अभी थोड़ा कम कत्लेआम मचाया है, अभी हम पूरा इधर तहस नहस कर देंगे। तो नादिर शाह के बारे में, नादिर शाह कहाँ से? ईरान से आया था, ईरान का शाह था ये, ईरान का रूलर था, पर्सिया का, दैट टाइम पर्सिया बोलते थे। 1738 में अटैक कर देता है दिल्ली पे, और दिल्ली में ये बोला जाता है कि मतलब इतना भयंकर कत्लेआम मचाता है, इतना भयंकर कत्लेआम मचाता है कि उस कत्लेआम को देखकर ही मोहम्मद शाह डर जाता है कि ये तो किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको मार देगा ये। इसी 1738 में, इससे पहले जो था बैटल ऑफ, ऐसा नहीं कि मोहम्मद शाह ने उसको दिल्ली में आने दिया, बैटल ऑफ करनाल होता है, करनाल में रोकने की कोशिश करी जाती है नादिर शाह को, पूरी मुगल सेना को 2 दिन में तहस नहस कर देती है नादिर शाह की सेना, और नादिर शाह की सेना एंटर कर जाती है दिल्ली में, घर तोड़े, घर लूटे, घर जलाए, ठीक है, औरतों बच्चों को मारा, रेप किए, ठीक है, इतना, मतलब ये बोला जाता है, कुछ स्टोरी ऐसा बोला जाता है कि उस समय दिल्ली में ना सिर्फ केवल धुआं उठ रहा था और औरतें और बच्चों की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, इतना तगड़ा कत्लेआम मचाया था। रिजल्ट क्या हुआ? मोहम्मद शाह डर गया, उसने बोला कि ये तो किसी को नहीं, उसने सोचा होगा कि ये तो किसी को नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, और इनकी बस सिंपल इतना पॉलिसी थी कि जहां भी अटैक करो इतनी तबाही मचाओ, इतनी तबाही मचा दो, इतना हैवॉक क्रिएट कर दो कि जो राजा है ना, जो रूलर है, वो इतना डर जाए, वो बस बोले कि तुम क्या लोगे, जो लेना है ले लो और जाओ बस यहाँ से। ठीक है, तो इनका ये जो थ्योरी थी ना, ये जो ईरान के शाह थे, ईरान में शाह मतलब कोई जाति नहीं होती है, शाह ईरान में जो रूलर होता था ना उसको शाही बोला जाता था, तो जो भी वहां का रूलर बनता था उसके नाम के आगे शाह लग जाता था। ठीक है, जैसा हमारे यहाँ पे क्या था, राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, हर रूलर के आगे राजा लग जाता है ना, वैसे ही ईरान में हर रूलर के नाम के आगे शाह लग जाता था। ठीक है, तो इनका बस एक कॉमन फिलॉसफी थी कि इतना तबाही मचाओ किसी एरिया में जाके कि वहां के लोग, वहां का रूलर बस इतना कहे कि तुमको जो चाहिए वो ले जाओ। ठीक है, और इनकी सेना को भी, जो इनकी आर्मी होती थी ना, उनको भी यही मैंडेट होता था कि जाओ बच्चे मारो, रेप करो, घर जलाओ, ठीक है, पूरा टेरराइज कर दो। तो दिल्ली में इतना भयंकर कत्लेआम किया था कि मोहम्मद शाह डर गया। मोहम्मद शाह ने डिक्लेयर कर दिया सरेंडर। देख रहे हो, सरेंडर, मुगल आर्मी सरेंडर कर रही है, मुगल रूलर ने सरेंडर कर दिया, बची कुची इज्जत मुगल एम्पायर की खत्म। जो एक डर था, जो थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था, वो डर खत्म हो गया। ओपनली डिक्लेयर सरेंडर कि हम सरेंडर करते हैं। हालांकि अब कह नहीं सकते कि वो सरेंडर खुद की जान बचाने के लिए था या दिल्ली वालों की जान बचाने के लिए था, लेकिन सरेंडर था वो। तो लोग इतना ज्यादा डर गए, सरेंडर कर दिया। जो नादिर शाह था उसको बुलाया वहां पे लाल किले के अंदर, और
जो सरेंडर था वो कंप्लीट हुआ, टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हुई कि भाई क्या चाहिए, क्या क्या लोगे, बस जाओ यहां से, बहुत हो गया। ठीक है, तो ये बोला जाता है जो नादिर शाह था ना, वो मुगलों का जितना भी खजाना था ना उसका 80% लूट के ले लिया। लूट के अंदर से उसने, जब टर्म एंड कंडीशन डिसाइड हो रही थी, उन्होंने कहा क्या क्या चाहिए, उन्होंने बोला कि 80% चाहिए। ऐसा बोला नहीं 80% चाहिए, 80% वो ले गया। ठीक है, 80% सोना, 80% सोना और खजाना वो लूट के ले गया। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, दो चीजें, कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा जानते हो आजकल बड़ा कंट्रोवर्सी में है, हमेशा से कंट्रोवर्सी में रहा है, वो 1947 के बाद में। ये भाई कोहिनूर हीरा है जो ब्रिटेन की महारानी के क्राउन में जड़ा हुआ है। ठीक है, इसकी भी एक लंबी स्टोरी है कि कर्नाटक में निकला था, कर्नाटक या मध्य प्रदेश में ये निकला था, तो जिसने निकाला था उसने वहां के रूलर को दे दिया। वहां से होते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी से होते हुए मुगल एम्पायर तक आया। मुगल एम्पायर से होते हुए महाराजा रणजीत सिंह के पास गया, नादिर शाह के पास गया, नादिर शाह से रणजीत सिंह के पास आया, रणजीत सिंह ने दे दिया, रणजीत सिंह से छीन लिया अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने दे दिया अपनी महारानी को गिफ्ट में। ठीक है, तो ये बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है कोहिनूर हीरे की, लेकिन ये वही कोहिनूर हीरा है, मुगलों के पास आ गया था ये उस टाइम पे, नादिर शाह इसको मुगलों से छीन कर ले गया। ठीक है, तो एक तो ये सबसे बड़ी संपत्ति, आई थिंक सबसे महंगी चीज होगी दुनिया में, बोला जाता है कि उस टाइम में दुनिया की सबसे महंगी चीज होती थी। और दूसरी दुनिया की सबसे महंगी चीज पीकॉक थ्रोन। पीकॉक थ्रोन लूट के ले गए लोग, जिसको हम बोलते हैं मयूर सिंहासन। मयूर सिंहासन पता है जो है शाहजहां ने बनवाया था, और जो वन ऑफ द प्रीसियस एसेट माना जाता था मुगल साम्राज्य में। मतलब ऐसा बोला जाता कि अगर उस टाइम पे मुगल साम्राज्य के जो एसेट थे वो गिने जाते थे, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, तो पीकॉक थ्रोन को भी गिना जाता था। बहुत सारे हीरे जड़े हुए थे। सिंहासन था जिसमें मुगल बादशाह बैठता था, सिंहासन था आम, लेकिन इसको इतना सुंदर, ल्यूक्रेटिव और इतना कॉस्टली बनाया गया था कि पूरा गोल्ड से बनाया गया, हीरे मोती और पन्ने इसमें जड़े गए थे। वन ऑफ द मतलब वैल्यूएबल एसेट था। तो कोहिनूर हीरा, पीकॉक थ्रोन और बहुत सारी संपत्ति नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनता है और पूछा गया था ये यूपीपीसीएस 2016 में। क्या पूछा गया था कि पीकॉक थ्रोन पे बैठने वाला, थ्रोन पर बैठने वाला अंतिम बोले तो लास्ट, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो आपको समझ में आ गया कौन अंतिम बादशाह था? मुहम्मद शाह अंतिम बादशाह था जो मयूर सिंहासन में बैठा था। उसके बाद तो नादिर शाह चुरा के कह रहा हूँ लूट के ले गया था 1738 में से ले गया था। तो इसके बाद जो भी मुगल बादशाह बना उसको मयूर सिंहासन पे तो बैठने को नहीं मिला। तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। और मुगल क्या कहते हैं, पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, क्योंकि शाहजहां ने ही इसको बनवाया था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको, वैसे हम आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करेंगे जिसमें ये सारे फैक्ट लिखे हुए हैं। हाँ, अभी आप यहाँ पे केवल कहानी की तरह से सुने, और अगर कोई आपको लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप उसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो मयूर सिंहासन पे बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह बना मोहम्मद शाह। ठीक है, इसके साथ ही
1740 आते आते देखो मराठों ने अटैक कर लिया, ईरानियों ने अटैक कर लिया, कई सारे जो प्रोविंस थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। मतलब मुगल जो सत्ता है, जो मुगल एम्पायर है ना, वो बिल्कुल अपने अंतिम उस पे खड़ा हुआ है, स्टेप पे। जस्ट नीड ए स्मॉल किक टू ड्रॉन इन। ठीक है, बस एक हल्का सा धक्का और मुगल साम्राज्य खत्म। 1740 के बाद इसी के टाइम पे जो अंग्रेज थे ना, ब्रिटिशर्स, इनका खुला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है। इतना खुला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस शुरू हो जाता है कि मिलिट्री यूज करने लगते हैं अपनी स्टेट्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो बहुत सारी कर्नाटक बार वगैरह लड़ी गई इनके टाइम पे। बेदरा का युद्ध 1760 में, बेदारा का युद्ध, प्लासी का 1757 में। मतलब ये मोहम्मद शाह की जस्ट बाद का, और मोहम्मद शाह के बिल्कुल टाइम की बात है जिस समय मोहम्मद शाह बादशाह था एकदम। ठीक है, तो 1748 तक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रहे। 1748 में ये मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर वही इनका टाइम जो हमेशा होता है मुगल एम्परर की डेथ के बाद। ठीक है, गेम ऑफ थ्रोन शुरू होता है कि उसके बेटे ने उसके बेटे को मार दिया, उसके बेटे ने उसके बेटे को मार दिया, क्योंकि उनको मुगल बादशाह बनना था। गेम शुरू होता है। तो ऐसे ही मुगल बादशाह टेन्योर में 1748 to 1754 आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो वो कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। रफी उद्दर्जात हमने इसलिए पढ़ लिए थे क्योंकि वो बहुत कम दिनों के लिए मुगल बादशाह रहे थे, सबसे कम दिनों के लिए मुगल बादशाह रहे थे। 1754 के समथिंग अब आएंगे शाह आलम द फर्स्ट, द सेकेंड। ठीक है, शाह आलम द सेकेंड आएंगे, और ये भी क्या है, बहुत लंबे समय तक मुगल बादशाह रहे। और इनके टाइम पे भी, मतलब इनके टाइम पे तो लिटरली इनके टाइम पे, मोहम्मद शाह के टाइम पे जो था मुगल एम्पायर डिस्ट्रॉय होना शुरू हुआ। ठीक है, इनके टाइम पे क्या हुआ, ये तो बिल्कुल लिटरली अंग्रेजों के गुलाम थे। ठीक है, तो इनका टेन्योर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।